रामपुर गांव में मनोहर और उसका एक जवान बेटा रोहन रहता था। पिताजी, मैंने खाना बना दिया है। मैं जरा खेतों की तरफ जा रहा हूँ। आप घर से बाहर मत निकलना। मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता? मैं पागल हूँ क्या? अरे नहीं पिताजी, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। घर में कुत्ते घुस आते हैं, इसलिए आप घर में ही रहना। ठीक है बेटा, तू जा, मैं घर पे ही रुकूंगा। इतना कहकर रोहन घर के बाहर चला गया और अपने खेतों पर जाकर बैठ गया। गांव में लगभग मेरी उम्र के सभी लड़कों की शादी हो गई, पर पता नहीं मेरी शादी कब होगी। तभी वहाँ पर रोहन के गांव का ही एक दोस्त विक्रम आ गया। यार रोहन, इतनी ठंड में यहाँ खेतों के पास क्या कर रहे हो? तुम कल राजू की शादी में नहीं आए थे? तुम तो जानते हो, अगर मैं शादी में आता तो पिताजी को भी शादी में लाना पड़ता। शादी में वो कुछ भी कर सकते थे। वैसे रोहन, अब मुझे लगता है इस ठंड के मौसम में तुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। इस मौसम में कोई शादी कर रहा है तो तू पीछे क्यों रहे? तेरे घर में भी कोई औरत आ जाएगी तो घर मंदिर बन जाएगा। मुझे पता है तू क्या कहने वाला है, इसलिए चिंता मत कर। मैंने अपने पिताजी से बात कर ली है। उन्होंने इतनी सारी शादियां करवा दी तो तेरी भी शादी करा देंगे। कल ही तेरे घर में रिश्ता लेकर आता हूँ। अगले दिन विक्रम के पिता, जो कि पंडित थे, वो लड़की वालों को लेकर आ गए। लड़की का नाम माया था। पहली नजर में ही माया को रोहन और रोहन को माया पसंद आ गया। दोनों की शादी भी तय हो गई। कुछ ही हफ्ते बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और माया अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। तभी वहां पर माया का ससुर आया और उसने उसका घूंघट उठा दिया। सभी लोग ये देखकर दंग रह गए। छी छी छी, इस बुढ़े को तो देखो, इस उम्र में भी कितना किए अपनी बहू का ही घूंघट उठा रहा है। रोहन बेटा, अपने बाप को अंदर लेकर जा। पिताजी, मैंने कहा था ना, यहाँ पर सिर्फ औरतों का काम है। आप यहाँ पर क्या करने चले आए? चलिए अंदर चलिए। रोहन किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। वो अपने पिता को लेकर कमरे में चला गया और बाहर से उसने कुंडी बंद कर दी। उसके बाद मुंह दिखाई की रस्म हुई। सभी को माया बहुत पसंद आई। रोहन, ये गांव कितना खूबसूरत और हरा भरा है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हाँ माया, मेरी इस दुनिया में मेरे पिता के अलावा कोई नहीं है। ये गांव ही मेरा परिवार है। चलिए कोई बात नहीं, अब मेरी पहली रसोई है इस घर में। मैं जल्दी से आप सभी के लिए खाना बना देती हूँ। माया, तुम खाना बना दो और जब खाना लगाना तो पिताजी के सामने घूंघट डालकर मत आना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला अपने ससुर जी के सामने घूंघट डालकर क्यों नहीं आऊंगी? ये मेरे संस्कार हैं। इतना कहकर माया रसोई घर में चली गई और खाना बनाने लगी। माया जैसे ही घूंघट डालकर खाना लेकर आई, वैसे ही उसका ससुर उठा और उसने माया का घूंघट उठा दिया। ये देखकर एक बार माया फिर से हैरान हो गई, लेकिन माया ने कुछ बोला नहीं। माया, तुम जाओ, अपने कमरे में बैठकर खाना खा लो। मैं और पिताजी यहीं बैठकर खाना खा लेते हैं। रोहन बेटा, बहू को यहीं बैठकर खाना खाने देना। नहीं ससुर जी, मैं यहाँ आपके बराबर में बैठकर खाना कैसे खा सकती हूँ? माया अपना खाना उठाकर सीधा अपने कमरे में चली गई। रोहन और उसके पिता ने खाना खाया। ससुर जी मुझे कभी कभी की लगते हैं। 2 बार मेरा घूंघट उठा चुके हैं और रोहन ने भी कुछ नहीं कहा। आखिर बात क्या है? आज हमारी सुहाग रात है। आज तो मैं रोहन से इस बारे में बात नहीं करूंगी, फिर किसी दिन करती हूँ। इधर रोहन अपनी पत्नी माया को सब कुछ सच सच बताने लगा। माया, पहले दिन जब तुम आई थी तब पिताजी ने तुम्हारा घूंघट उठा दिया था। उसके बाद मैंने तुम्हें मना किया था कि घूंघट डालकर मत आना, फिर भी तुम घूंघट डालकर आई और पिताजी ने फिर से तुम्हारा घूंघट उठा दिया। यहाँ तक कि सुहागरात वाले दिन भी उन्होंने तुम्हारा घूंघट उठाया था। मैं सब देख लिया था, पर उस वक्त मैंने कुछ कहा नहीं। और सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, वो जब भी किसी नई नवेली दुल्हन को घूंघट डाले हुए देखते हैं तो उसका घूंघट उठा देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इसके पीछे उनका कोई गलत इरादा नहीं रहता। दरअसल उनकी मानसिक हालत खराब है। अगर मैं ये किसी को बताता हूँ तो सभी लोग मेरे पिता को पागल समझने लगेंगे। इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बताता और ना ही अपने पिता को घर से बाहर निकलने देता हूँ। लेकिन ससुर जी की ऐसी मानसिक हालत हुई कैसे? इसके पीछे का कारण मेरी माँ है। मेरे पिता की नई शादी हुई थी, लेकिन सुहागरात की अगली सुबह ही मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे मामा ने मुझे ये कहानी बताई। उसके बाद मेरे पिता हर वक्त परेशान और दुखी रहने लगे। यहाँ तक कि सपनों में भी उन्हें माँ ही दिखाई पड़ती थी। वो जब भी किसी नई नवेली दुल्हन को देखते थे उन्हें लगता था कि वो मेरी माँ है, इसलिए वो घूंघट उठाकर देखते हैं। जब उन्हें मेरी माँ नहीं दिखती तो वो वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब तो ये पूरा गांव देख चुका है। मेरे कांटेक्ट में एक साइकियाट्रिस्ट है, मेरी क्लास में ही पढ़ता था। मैं उसे बुला लेती हूँ। वो ससुर जी को कुछ ही दिनों में ठीक कर देगा और उसके बाद ये सच्चाई तुम पूरे गांव को बताओगे, ताकि वो सब पिताजी को गलत ना समझे। माया, मैंने भी कई बार कोशिश की पिताजी को अस्पताल ले जाने की, लेकिन वो अस्पताल जाने से हर बार मना कर देते थे। उन्हें लगता था कि मैं उन्हें पागल खाने ले जा रहा हूँ।
चिंता मत करो, पिताजी की बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं। मैं डॉक्टर को बुला लेती हूँ, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगी। ससुर जी को लगेगा कि वो डॉक्टर उनकी चोटों का इलाज करने के लिए आए हैं। माया ने साइकियाट्रिस्ट को बुला लिया। उसने उसके ससुर के बहुत सारे टेस्ट किए, जांच की और उसके बाद दवाई दे दी। 1 महीने का उसने कोर्स चलाया। 1 महीने बाद माया 1 महीने हो चुके हैं। मुझे लगता है पिताजी की दिमागी हालत अब ठीक हो रही है। तुम ऐसा करो, पिताजी के कमरे में जाओ और घूंघट डाल कर जाना। देखता हूँ अब वो तुम्हारा घूंघट उठाते हैं या नहीं। माया ने वैसा ही किया, पर इस बार उसके ससुर ने उसका घूंघट नहीं उठाया। उसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे।